नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। बहुत ज़रूरी होता है अपने आप का ख़्याल रखना। अपने आप का इंसान ख़्याल उस वक़्त रख सकता है जब वो अपने लिए प्रॉपर टाइम भी निकाले और अंडरस्टैंड करे। इससे पहले कि चीज़ें बिगड़ती चली जाएँ, अक्सर हमारे साथ गेस्ट होते हैं और वो यही कहते हैं कि बिगाड़ इतना आ जाता है कि उसके बाद आपको एहसास होता है, ओह! कोई चीज़ की तो कमी है, हमने क्या गड़बड़ कर डाली। तो यहाँ पर जो हम देख रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम आता है सबसे बड़ा, वो ये प्रॉब्लम आता है कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन ख़राब हो रही होती है, ब्लेमिशेस हो रही हैं, छाइयाँ हो रही हैं। तब ख़्याल आता है ये नहीं करना चाहिए। तो हम आपको प्रिकॉशंस भी बताएँगे, प्रिवेंशंस भी बताएँगे और साथ में इसकी रेमेडीज़ भी बताएँगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं। बात करेंगे डॉक्टर बिलाल शम्स से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाज़िया। जी, आप ये बताएँ कि हमने देखा है कि लोगों के बाल जो हैं वो गिरने लगते हैं। कुछ तो जेनेटिक होते हैं, ठीक है, जेनेटिक होते हैं बाल, वो गिर रहे हैं, लड़कों के स्पेशली। ये बताएँ कि जेनेटिक जिनके बाल अगर मतलब फैमिली में ये होते हैं कि गिर रहे होते हैं, तो क्या रुक रुक सकते हैं क्या वो किसी तरीके से? जी, नाज़िया बहुत अच्छा सवाल है और आजकल एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। हेयर फॉल के बहुत सारे रीज़न्स हैं। अ, हेयर फॉल के बहुत सारे टाइप्स हैं। हुँ, कभी आप देखती हैं ना कि वहाँ पे पैची हेयर लॉस है, गोल-गोल हुँ। पैचेज़ निकले हुए हैं, जी, जी, सर जी। के बालों के, हुँ, मर्दों की दाढ़ी के बालों के, बॉडी के। कभी-कभार ऐसे देखने को मिलता है कि डिफ्यूज़ हेयर लॉस है, सारे हुँ, सर के बाल गिर रहे हैं, हुँ, कि फ्रंटल एरिया रिसेशन हो रही है, क्राउन का एरिया जो है ना वो रिसीड कर रहा होता है, हुँ, उसमें थिनिंग आ रही होती है। हुँ, तो जिसमें सबसे कॉमन जो इश्यू है उसको कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। हुँ, एंड्रो का मतलब है एंड्रोजेन्स या मेल सेक्स हार्मोन्स और जेनेटिक मीन्स जेनेटिक फैक्टर, एलोपेशिया मीन्स बाल गिरना। यानी हुँ, बाल गिरने की वो बीमारी जिसका ताल्लुक जेनेटिक्स से भी और एंड्रोजन से भी हो। हुँ, 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 हुँ। अब ये दोनों मर्द और ख़वातीन में होता है ये इश्यू। ख़वातीन की बॉडी के अंदर भी कुछ एंड्रोजन्स बनते हैं जो कि ओवरीज़ और एड्रिनल ग्लैंड्स बनाते हैं। तो कभी उनका लेवल बढ़ जाता है और जब आप टेस्ट कराते हो लेवल नॉर्मल होता है लेकिन उसका इफेक्ट बढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं एंड ऑर्गन रिसेप्टर सेंसिटिविटी। यानी नॉर्मल लेवल्स पे भी उनका जो एंड्रोजन है वो हेयर फॉल कर रहा होता है। हुँ, हुँ, अब हुँ, हुँ। एंड्रोजन्स करते क्या है? एंड्रोजन्स मेल पैटर्न मेल कैरेक्टर्स लाते हैं। मेल कैरेक्टर्स हुँ, क्या है? सर पे हुँ, बाल खत्म करना, कम करना और बॉडी पे हेयर ग्रोथ कराना। हुँ, हुँ, तो अमूमन वो ख़वातीन जिसके सर के बाल गिर रहे होते हैं, उसके फेस पे और बॉडी पे बाल आ रहे होते हैं। सो हुँ। मेन जो रीज़न है वो है एंड्रोजन्स। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी अच्छा, है। एंड्रोजन्स का कोई और टेस्ट वग़ैरह होता है या? जी, बिल्कुल एंड्रोजन्स के टेस्ट होते हैं, लेकिन मैंने बताया कि वो टेस्ट जो है ना, वो क्वांटिटेटिव होते हैं या वो लेवल्स उसमें आप चेक करते हो। अमूमन लेवल्स नॉर्मल आते हैं, लेकिन मैंने बताया ना उसका असर ज़्यादा होता है। एंड ऑर्गन रिसेप्टर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एंड्रोजन बढ़ जाती है। हुँ, हुँ, बज़ाहिर हुँ, टेस्ट का लेवल नॉर्मल रेंज में है, हुँ, हुँ। लेकिन उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो अगेन इट्स अ हार्मोनल इश्यू। ओके, ठीक इसको है। समझना बहुत ज़रूरी है। अब अच्छा, जी, जी, जी। जी एक नाज़िम। और चीज़ मैंने ये भी देखी कि अगर ख़वातीन को जिस तरह मेनोपॉज़ होने वाला होता है या उनके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं स्पेशली आफ्टर 40s, तो हमने देखा बहुत जी, ज़्यादा जो है फिर बाल गिर रहे होते हैं। ये क्या इसकी बिल्कुल। वजह यही होती है कि हार्मोन्स या कुछ और? बिल्कुल हार्मोन्स है, उसमें एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स का जो बैलेंस है ना, वो आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसको उसमें इसको बैलेंस किया जा एस्ट्रोजन्स सकता कम है हो किसी जाते तरीके हैं। से? जी, जी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है और भी बड़े वो हैं। इसमें इस केस में जब चेहरे पे बाल आ रहे हो, सर पे बाल गिर रहे हो और हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा हो, तो इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ-साथ आप एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट को भी इन्वॉल्व कर लेते हो। अच्छा जी, उससे ओके। फिर जी, जी। फिर वो सही आपको जो है दोनों तरफ का फिर ये होता है मेडिकेशंस जो है वो फिर सही वाली देंगे। अच्छा, क्या ये जो बिल्कुल। थायरॉइड वगैरह बढ़ जाता है क्योंकि इसका भी ताल्लुक हार्मोन से ही है, इसकी वजह से बालों में प्रॉब्लम नाज़िया, होता है? थायराइड डिज़ीज़ या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज़, ये सारी जो है ना एलोपेशिया में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। ओके। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं हुँ, हुँ, और हुँ, अ, कभी-कभार इसके कुछ ऐसे टाइप्स भी हैं एलोपेशिया के जिसमें मरीज़ जो है ना
खुद अपने सर के बाल पीछे टाइट बांध रहा होता है ना, इसको हम कहते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया, हाँ, 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 हाँ। जिसमें आपको नजर आता है कि उसका माथा बढ़ रहा है, हाँ, हाँ, ठीक है हाँ, ना? हाँ, हाँ। वो पीछे से टाइट पोनी बांधती हैं वो खवातीन, तो उससे ये फ्रंट जो है ना वो हाँ। खाली होता नहीं, जाता नहीं, है। बाज़ इसके अलावा बाज़ लड़कों और के भी भी बड़े बाल लंबे काजेज़ हैं। होते हैं, तो वो भी पोनीटेल बना के रखते हैं। लड़के ज़्यादा पोनीटेल बनाते हैं। उनके साथ जी, ये जी। मसला हो सकता है ना? अब नाज़िया मैं खवातीन का ज़िक्र इसलिए करता हूँ, हाँ, क्योंकि खवातीन जो है ना वो वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। हाँ, उनके तो बालों का मसला हो गया तो मैं गए। जी, मेल अगर गंजा भी हो जाए फिर भी एक्सेप्टेबल रहता है। कोई गंजी ट्रेंड खातून को निकालना पड़ेगा, लड़की भी गंजी हो जाए ना तो वो अच्छी प्यारी लगे। कोई ऐसा ट्रेंड निकालते हैं। शेनर जी, ओकॉनर एक जी। थी जिन्होंने आई थिंक शी ट्राइड, लेकिन ये कि जो सिंगर थी, लेकिन फिर आई थिंक उनका भी ये चीज़ कामयाब नहीं हुई। तो खैर, अच्छा फिर इसके एक लिए। और चीज़ हाँ जी, जी बताइएगा। नाज़िया आपने मिडल एज का ज़िक्र किया। हाँ। मिडल एज की ख़वातीन के अंदर एक और हेयर फॉल का एक और इश्यू है जिसको फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया कहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें ऑटोमैटिकली बगैर किसी एविडेंट रीज़न के, जिसको हम साइंस में हम कहते हैं इडियोपैथिक, यानी हमें पता ही नहीं है, साइंस को पता ही नहीं चला कि क्यों हो रहा है। हाँ। उसमें फ्रंटल एरिया के बाल झड़ रहे होते हैं और वहाँ पे फाइब्रोसिस आ रही होती है, वो स्किन चमक रहा होता है और वहाँ पे उसके बालों के जड़ भी सूख रहे होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है हुँ, हुँ। मिडल एज्ड लेडीज़ में। तो नाज़िया ये वो रीज़न्स हैं जिसमें हम नॉन स्कारिंग एलोपेशिया जो जिसका मैंने ज़िक्र किया ना, जिसमें हेयर फॉल तो हो रहा है लेकिन वो आप रिवर्स कर सकते हो या रोक सकते हो। कुछ ऐसे काज़ेज़ हैं हेयर फॉल के जिसमें स्कारिंग हो रही है। यानी मैं एक मिसाल देता हूँ, आप बचपन में किसी को फंगल इन्फेक्शन सर के ऊपर हो गया, तो उस फंगस को बरवक़्त जब आप ट्रीट नहीं करते हो, तो बालों के जड़ खा जाता है वो फंगस, फिर वहाँ अच्छा, पे कभी बाल नहीं अच्छा, आते। ये बताइएगा कि जो फंगस जो होता है, इसमें कहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ भी होती हैं। ये सुना है बहुत लंबे टाइम तक खानी पड़ती हैं फिर। नाज़िया फंगल इन्फेक्शंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसका मैंने ज़िक्र किया वो मैंने टीनिया कैपिटस या सर का जो फंगस है उसका ज़िक्र किया। हुँ। मैंने आपको उस एलोपेशिया की बात की, उस हेयर फॉल की, हेयर लॉस की बात की, जिसमें स्कार बन जाता है। स्कार का मतलब है जैसे जिल्द जल जाता है जी, और जी, जी, जलने के जी। बाद वो रबड़ जैसा गोश्त बन जाता है, हाँ, जिसके हाँ। अंदर न हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जिसके अंदर न स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिसके अंदर न सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। सब जो एंड हो जाता है। नॉर्मल हाँ। नॉ जी, नॉर्मल एनाटॉमी नहीं रहती, वो फिर तो ये एक इसका फाइब्रस इसका टिश्यू कोई बन इलाज जाता है। नहीं, दोबारा बाल फिर नहीं आ सकते उस जगह पर? नहीं, इसमें आप प्रिवेंशन कर सकते हो ना, बर वक़्त ठीक है। ट्रीटमेंट। चलिए, इसी बताएँ तरह कुछ प्रिवेशंस और क्या-क्या हैं? हाँ। डिज़ीज़ेज़ हैं। जी, हुँ। जी नाज़िया, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कुछ और डिज़ीज़ेज़ हैं जिसमें लाइकन प्लेनस एक चमड़े की बीमारी है, जिसमें बैंगन कलर के लीजन्स बन जाते हैं, वो सर हाँ। पे भी आ जाते हैं और वहाँ पे भी बाल झड़ जाते हैं और हुँ। परमानेंट झड़। हुँ। तो मैं कुछ ऐसी ख़वातीन पेशेंट्स को जानता हूँ, जो बेचारी बहुत डिप्रेस थी। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयरलेस पैचेस हों और परमानेंट हों और आप कहीं से हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बाल भी ना ला सकें, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है। इन केसेस में ना पीआरपी काम कर रही होती है, ना एक्सोसोम्स काम कर रहे होते हैं, ना इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव होता है। इसमें फिर जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस रह जाते हैं, या तो फिर आप स्कैल्प रिडक्शन करते हो, यानी जो चमड़ा जहाँ पे बाल नहीं है परमानेंटली, आप वो चमड़ा काट के निकाल लेते हो और हेयर बेयरिंग स्किन को क्लोज करके अप्रोक्सीमेट करके उस डिफेक्ट को कवर करते हो। इसी सही। तरह एक ट्रीटमेंट ऑप्शन का शायद आपने नाम सुना, उसको कहते हैं माइक्रो ब्लेडिंग या माइक्रो पिगमेंटेशन, जी, जी। जिसमें टैटूइंग टेक्निक है, जिसमें एक-एक डॉट बनाते हैं सर के ऊपर, हुँ। सर के जेल के ऊपर। वो नज़र आते हैं जैसे हेयर फॉलिकल्स हैं, लेकिन वो बज़ाहिर हेयर फॉलिकल्स नहीं होते, वो टैटू होता है, हुँ, इंक होता है। हुँ। जिन ख़वातीन के आईब्रोज बहुत कम होते हैं, अमूमन वो ख़वातीन जो है ना ये माइक्रो पिगमेंटेशन या जी, माइक्रो माइक्रो ब्लेडिंग, ब्लेडिंग ये करा रही नैनो होती ब्लेडिंग हैं। वगैरह है। जी, जी। जी, जी। तो ये नाज़िया बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे मैं कहता हूँ कि अगर 10 अच्छा, प्रोग्राम हो चलिए जाएँ ये तो कम है। प्रिवेंशंस पे आते हैं। ज़रा-सा ये बताइएगा कि क्या-क्या एहतियात होनी चाहिए जिससे हेयर फॉल ना हो और इवन जो आईब्रोज़ के बाल हैं, मतलब भौहों के बाल हैं, वो भी बरकरार रहें?
जी, नाज़िया मैं आपको लाना ही चाह रहा था इसी टॉपिक पे, जी। इसी पॉइंट पे लाना चाह रहा हाँ। था। देखिए, अब इसका फैसला कौन करेगा कि ये इश्यू है और इसको कैसे प्रिवेंट करें और हाँ। इसको कैसे ट्रीट करें? हुँ। अब यहाँ पे आपका इल्म, आपका तजुर्बा, आपकी क्वालिफ़िकेशंस मैटर करती हैं। हुँ। आपने जिस डॉक्टर को सेलेक्ट किया अपने ट्रीटमेंट के लिए, आपको पता होना चाहिए कि वो क्वालिफ़ाइड है, सही वो है। ट्रेन्ड है, हुँ। वो उस बीमारी का माहिर, ठीक है ना? सही है। तो एक क्वालिफ़ाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की सर्विसेज़ आपको लेनी पड़ती हैं और इस केस में फिर ये जो अ, टोटके हैं या जिसमें नॉर्मल एस्थेटिक फिजिशियंस वाला ट्रीटमेंट है वो नहीं चलता। मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आई, हुँ। उस पेशेंट के साथ उसका बेटा भी था। तो हुँ। उसके बेटे के सर के बाल भी जड़े हुए थे, कुछ एरियाज़ में दाढ़ी के बाल भी जड़े हुए थे और एक हुँ। एस्थेटिक क्लिनिक वो लेकर गई थी उस बच्चे को, हुँ। उस एस्थेटिक क्लिनिक से उसकी पीआरपी हो रही थी। हुँ, 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 हुँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुँ। मैंने फर्दर एग्ज़ामिन किया तो उसकी गिल्टियाँ बनी हुई थी मुख्तलिफ जगहों पे, हुँ। उसके नोड्स बने हुए थे। तो आई ओह! सस्पेक्टेड दैट पेशेंट इज़ अ केस ऑफ फॉलिकुलोट्रोपिक माइकोसिस फंगोइडिस, जो कि स्किन कैंसर का एक टाइप है, जिसमें बाल जड़ते हुँ। हैं, हुँ। पैची एरिया में बाल जड़ते हैं। हमने उसकी हुँ। बायोप्सी कराई और वो वही स्किन कैंसर निकला। हुँ। अब आप अंदाज़ा लगाएँ, उस बंदे को, उस मरीज़ को कैंसर है और उसकी पीआरपी हो रही है एस्थेटिक क्लिनिक से। तो बहुत बड़ी तबाही है नाज़िया। दिस अब इज़ इसका तयन वाक़ई जी, दिस इज़ जी, अब स्कैरी। इसका तयन वो बेचारी, उसकी माँ या उसकी अटेंडेंट खुश है कि मैं बहुत अच्छी जगह से ट्रीटमेंट करा रही हूँ हुँ। और पीआरपी हर मसले का हल है और पीआरपी तो जो है इसको ना वो इसको भी एक टेस्ट कैसे जादू। कराएँ? इसका पता कैसे चलेगा ये क्या प्रॉब्लम है? ये डॉक्टर खुद देखकर बता सकता है ना? ज़ाहिर है डॉक्टर डॉक्टर जो क्वालिफाइड होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट क्वालिफाइड होगा, वही देखिए बेहतर ये बता सकता यही है ना। सबसे बड़ा मसला जो है हम ये देख रहे हैं कि इवन जो है नीडलिंग, पीआरपीज़, ये सब चीज़ें सैलून्स में भी हो रही हैं जहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, यहाँ तक कि माइक्रो ब्लीडिंग वगैरह भी नॉर्मल सैलून्स में चर्चा। अगर अगर अपना कोई क्लिनिक है वहाँ पर तो फिर भी समझ आ जाता है कि सिर्फ वो है ही इस चीज़ का क्लिनिक, समझ आता है। लेकिन ये सारी जो हैं रिलेटेड चीज़ें ये सैलून्स में हो रही होती हैं जहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन या अगर आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा तो वो तो बहुत बढ़ सकता है। नाज़िया, मेरा यही गवर्नमेंट से भी अपील है कि सैलून्स को पाबंद किया जाए कि वो कोई भी इन्वेसिव काम ना करें। कोई एस्थेटिक्स में इंजेक्शन ना हाँ। लगाएँ, उनको पाबंद करें कि कोई वो काम जिससे स्किन डैमेज होता हो या पीआरपी या कोई भी ऐसा काम, वो पाबंद करें, उनको ना करें वहाँ पे, ठीक है? हुँ, हुँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी सैलून वाले का शौक है कि वो हुँ, एस्थेटिक बिज़नेस में आए, तो वो प्रॉपर डॉक्टर बने, हुँ। ट्रेनिंग करे, डॉक्टर बन के क्लिनिक खोले और ये काम करे। जी। ये नहीं होना चाहिए कि सैलून के बिल्कुल, अंदर जो है आई ना थिंक लोगों इस का इस पे इलाज आप हो। सब डॉक्टर्स को ना कोई ना कोई काम ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने का। और इसके साथ ही नाज़रीन अब हम जाएँगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।